नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट जो 1965 पे ये डिस्कस कर रहे हैं। और बिल्ली फिजा खान कैसे गौरव आर्या पे भड़क उठी, गौरव आर्या का नाम आते ही भड़क उठी। और देखिए इनकी नाकामी और नाकामयाबी कैसे ये पाकिस्तान के सामने कैसे परोस रहे हैं कि हम जीत गए, जबकि इनके पास, इन भूखे नंगों के पास ना तो कोई हथियार थे, ना कुछ और थे, ये गोला बारूद थे। और ये हारे हुए पाकिस्तानी कैसे अपनी जनता के सामने अपनी जीत परोस रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये बिल्ली की एक डिबेट जिसमें भारत के मेजर गौरव आर्या का नाम आते ही कैसे भड़क उठी और कैसे ये बिलबिला रही है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये डिबेट। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए दोस्तों ये डिबेट बहुत ही मजेदार डिबेट है और आपको हंसी आएगी ये डिबेट देखते हुए, कैसे ये बिल्ली बिलबिला रही है मेजर गौरव आर्या के नाम से। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आइए देखिए और मजे लीजिए इस पाकिस्तानी डिबेट का। शैतानी जहन, वेले लोग, फारिग लोग, शैतानी जहन अपनी सरकार को क्या कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नई फौज बनाई जाए और इसके लिए जितना पैसा चाहे लगाया जाए। अब अफगानिस्तान के जिस इलाके पंजशेर पर भारत अपनी जो गिरफ्त है वो जमाने के ख्वाब देख रहा था, अफगान तालिबान के उस शहर पर कब्जा जमाने के बाद भारत का ये ख्वाब भी टूट कर रह गया। लेकिन लग ऐसा रहा है कि अफगानिस्तान भारत का सबसे बड़ा मसला बन गया। और जाहिर भारत को मसला क्यों ना हो, अफगानिस्तान की राह से ही तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बिछाता था। टीटीपी भारत के हाथों की कठपुतली जिसने भारत के शय पर सी पैक को निशाने पर रखा। और कल भी कोयटा में उसने मौका देखते बुज़दिलाना वार किया। और कल कोयटा में जो हुआ कि एक बार फिर कोयटा को लहू में नहला दिया गया और ये लहू हमारे 4 बहादुर FC जवानों का बहा। खुदकुश हमले के नतीजे में कल हमारे 4 जवान शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए और इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल भी कर ली है। अब आप देखें नाज़रीन कि एक तरफ अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें की जा रही हैं और ऐसे में भारत के ज़ेर असर टीटीपी कार्रवाइयाँ करने से बाज नहीं आती। अब अफगानिस्तान के वो इलाके जहाँ भारत कह सकते हैं कि भारत उन इलाकों में पर मार सकता था, अब वो इलाके भी एक एक करके ज़रा देखिए कि अफगान तालिबान के कंट्रोल में जा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का खेल भी चौपट हो गया। अब ये जो गौरव आर्या जैसे क्या कौम है इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची पर इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी हैं ना, ये गौरव आर्या जैसे, अब ये बता रहे हैं कि हम हर महीने अफगानिस्तान में फौज खड़ी करने के लिए 100 मिलियन रुपए देंगे, टैंक्स देंगे, हेलीकॉप्टर्स फराहम करेंगे। बस किसी तरीके से अफगानिस्तान में 2 लाख की फौज बनाई जाए जो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबी कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल की जा सके। और इस बनाई गई फौज की भारत दीगर ममालिक के साथ मिलकर हिमायत भी करेगा। अच्छा, ये जो गौरव आर्या है, ये लंडे का फौजी, ये वेला शख्स, ये टैंक्स देने की बात कर रहे हैं। हालांकि इसको तो अपने टैंक्स पर बिल्कुल भी फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि सिचुएशन तो उनकी, इनको तो डूब मरना चाहिए। गौरव आर्या कहता है कि भारत अपने टैंक्स अफगानिस्तान में बागी कुव्वतों को फराहम करे और वैसे भी भारत नए टैंक्स खरीदने वाला है। अगर भारत नए टैंक्स खरीदने वाला है तो इसका मतलब ये है कि जो टैंक्स गौरव आर्या अफगानिस्तान में बागी कुव्वतों को देना चाहता है वो नाकार है, ये मतलब बनता है ना। और वैसे भी पाकिस्तान ने भी 1965 की जंग में भारत के टैंकों को तबाह किया था, बर्बाद करके रख दिया था। और बिलखसूस चाविंडा सेक्टर तो भारत के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया था। इसीलिए अब चाविंडा के महाज को द ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स के नाम से जाना जाता है। अब मैं गौरव आर्या से पूछती हूँ कि तुम्हें 1965 की जंग याद आ गई होगी ना, जिसमें तुम्हारे हजारों टैंक्स को तबाह कर दिया था। और आज भी तुम्हारे कई टैंक्स हमारे पाक फौज के म्यूजियम में मौजूद है और उन टैंक्स पर भारतीय झंडे को उल्टा करके लगाया गया ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि शिकस्त तुम लोगों का मुकद्दर बनी थी। और ये गौर से जरा मेरी बात सुन लो गौरव आर्या, टैंकों की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, जचती नहीं है, और तुम जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स की बात भी करते हो। तो फिर मेरे ख्याल से एम आलम तुम लोगों को याद होंगे, जिनको छोटा ड्रैगन भी कहा जाता था। और उन्होंने 1 मिनट में तुम्हारे 5 भारतीय जहाज तबाह करके तुम्हारी जो फजाई ताकत है ना उसका भांडा फोड़ दिया था कि क्या तुम लोगों की औकात है। और तुम्हारी फौज, तुम लोगों की जो सेना है और तुम्हारा जो असला है वो कितने पानी में दुनिया जानती है। इसीलिए तुम और तुम्हारा मोदी थोड़े से पानी में
अमजद शुएब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आप दोनों की ज़बानी हम जानेंगे और ख़ासतौर पे ये जो यंगस्टर्स हैं जिनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि कितनी मुश्किल से ये पाकिस्तान हासिल हुआ और पाकिस्तान बनने के बाद जो जंगें लड़ी गई। अब 1965 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को बने हुए 2 डेकेड्स भी नहीं हुई थी, 18 साल हुए थे। और उस टाइम पर इतना बड़ा वो दुश्मन था, जारी बात है वो मुल्क हमसे बड़ा था और उस मुल्क में जो फ़ौज थी उसकी तादाद ज़्यादा थी। फिर हमारे जो फ़ौजी थे उनका हौसला कैसा था, हमारी फ़ौज ने उनको शिकस्त दी और वो जज्बा क्या था, मैं दोनों मेहमानों से जानने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले मैं जनरल अमजद शुएब साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। भारतीय फ़ौज के दावे बड़े सुने थे जी, बड़े बड़े दावे करते थे, बड़ा उनको घुमंड था जी हमारा मुल्क बड़ा है। पाकिस्तान को बने हुए तो अभी 18 साल हुए हैं और हमारी जो फ़ौज है वो भी ज़्यादा, उनको लगता था तजर्बाकार है और ज़्यादा बड़ी तादाद है। ताकत पर बड़ा घुमंड था, जिम खाना में नाश्ते के बड़े प्लान्स बनाए गए थे, लेकिन तमाम प्लान चौपट हो गए। और सलाम है पाक फ़ौज को कि आप लोगों ने ऐसी हिकमत अमली, ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई मैदान जंग में जब उतरे। तो मैं चाहती हूँ आज आप वो तमाम एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा जनरल साहब कि जो आपने देखा, किस तरह वो जज्बा आया, वो हौसला आया कि इतना बड़ा दुश्मन है और इतने ज़्यादा वहाँ पे तादाद है, फिर आपने कैसे हिकमत अमली आप लोगों ने बनाई, वो प्लीज़ तमाम जो एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था और बहुत ज़्यादा तो इन चीज़ों का उस वक्त इल्म नहीं था, लेकिन हुआ ये कि छम में जब हमारा ऑपरेशन शुरू हुए और वो 1965 की जंग शुरू होने से कुछ पहले अगस्त के शुरू में थे, उसमें भारत को काफ़ी शिकस्त हुई, वहाँ से वो भागे और छम में एक गन पोजीशन पूरी वो छोड़ के चले गए जिसमें कि 18 की 18 गन्स उनकी थी, पूरा इक्विपमेंट था सारा, और वो वहां से निकाल के तो पाकिस्तान आर्मी के हाथ आया, वो ले आए। अब जब मुझे कमीशन मिली तो उसी यूनिट में पोस्टिंग हुई जिसमें कि ये भारतीय गन्स थी और ये हमारे आर्टिलरी सेंटर में भी थी जहां से हमने लेके इसको महाज पे जाना था। तो जब महाज पे जाने को हुक्म मिला तो वो था हमारा कसूर सेक्टर गंडा सिंह वाला, वहां हमने गन्स लेके जानी थी, लेकिन वो उस वक्त तक फिर सीज फायर हो गई और हम जाके जब लेके पहुंचे तो फिर उसके बाद सीज फायर वायलेशंस में हमने हिस्सा लिया वहां पे और भारत की गन जो थी वो उन्हीं के ऊपर फिर वहां फायर की। तो वो एक वक्त था ऐसा कि ये लाजमन एक तो भारत का इक्विपमेंट था जो हमारे हाथ था और ये बड़ा ख्याल था, बड़ा जज्बा था कि ये फौरी तौर पे हम किसी तरह महाज पे चले जाएं और उनकी गन्स उनके ऊपर ही फायर कर लें क्योंकि ये एक यूनिक मौका मिल रहा था। तो इस तरह वो गन्स जो थी वो पहले चूंकि हम लेके गए आर्टिलरी सेंटर में आई थी, वहां उनको चेक किया गया, देखा गया, उनकी कैलिब्रेशन वगैरह हुई और इस तैयारी में काफी वक्त लग गया, जिसकी वजह से जब गन्स लेके तो हम गंडा सिंह वाला सेक्टर में जब पहुंचे तो सीज फायर के बाद क्या सीज फायर हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद वायलेशन फिर अक्सर होती रहती थी और वही भारतीय गन्स जो हैं वो फिर भारत के ऊपर ही उन्हीं के ऊपर फायर वगैरह करने का वहां पे मौका मिला। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था कि पहली दफा जब मैं मिलिट्री अकेडमी से निकल के गया तो मुझे भारतीय गन्स के ऊपर ही काम करने का मौका मिला और वही गन्स फिर उनके ऊपर फायर करके चलाने का मौका मिला। तो ये बड़ी बड़ी खुशकिस्मती थी कि हमें ये काम हिस्से आया उस वक्त। और ये बड़ा एक्सपीरियंस था जनरल साहब आपका उस टाइम पर। जी बिल्कुल, ये फख्र की बात ये थी कि दुश्मन की गन्स दुश्मन के ऊपर फायर कर रहे हैं हम, तो वो बड़ा उसका क्या बात है, उसका एक बड़ी खुशी थी सबको। हम बल्कि ये कि जब ये गन्स हम लेके वहाँ फायर वगैरह हुआ तो सीज फायर चूंकि हो चुकी थी तो लाहौर से दुनिया देखने के लिए आती थी। हम लोग थे कसूर से आगे गंडा सिंह वाला, तो बहुत सारे लोग देखने आते थे। सिर्फ यही कि भारत की गन्स जो 18 की 18 यहाँ पकड़ के पाकिस्तान के ऊपर चला रहा है वापस, वो कौन सी हैं। तो बहुत लोग विजिट करते थे देखने के लिए। तो एक बड़ी खुशी की बात थी सब लोगों के लिए और हमारे लिए खास तौर पे फख्र की बात थी कि हम दुश्मन की गन्स दुश्मन के ऊपर वापस फायर कर रहे हैं और इस चीज का हमेशा से एक फख्र रहा क्योंकि मेरी वो बुनियादी पहली यूनिटी वो थी जो दुश्मन की गन्स के ऊपर मैं कमीशन लेके गया तो वहां दे। जी जी, और हमें भी हमारे गाजियों पे बहुत फख्र है और
जी अच्छा, जनरल मोहिंदी साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ। आपने जनरल अमजद शरीफ साहब को भी सुना। जनरल साहब, आप भी मैदान जंग में थे, कोई ऐसा वाकया जो आपके साथ पेश आया हो जिसके आप खुद ऐनी शाहिद हों? तो मैं चाहती हूँ आप तमाम नाजरीन के साथ, जो आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, मैं सुन रहे हैं, आज तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो आज के नौजवान हैं उन्हें पता चले कि इस आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। देखिए, जो मेरी उम्र है वो पाकिस्तान से 4-5 साल बड़ी है। जब पाकिस्तान बना तो मैं हिजरत करके यहाँ पर आया था, और जो उस वक्त कायद साहब की लीडरशिप में पाकिस्तान हासिल किया गया, तो एक बहुत बड़ा जज्बा था कि जिसमें कि कौम की तामीर करनी है और कुर्बानियां देनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। तो इस किस्म का कायद साहब ने रूह फूंकी थी पूरी मुसलमान कौम में। और उसके बाद में जो मेरी जिंदगी का तजुर्बा है वो ये है कि 1965 का जो जंग थी और 1965 का जो मार्का था, उसने फिर एक दफा पाकिस्तान की कौम में एक नई रूह फूंक दी और पूरी कौम मुत्तहिद नजर आई। अपोजिशन सबने कहा हम अयूब खान का साथ देंगे, हम एक हैं। और दूसरा ये है कि अयूब खान की जो स्पीच थी वो हमने रायविन कसूर के पास सुनी 6 सितंबर की। उसने एक नई रूह फूंक दी पाकिस्तान की पूरी कौम में और पाकिस्तान की फौज में।